हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है क्या है, 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा चल रहा है शासक और इतिवृत्तों की कहानी, उसको हम लोग देख रहे थे। क्या है इतिवृत्त, क्या है इतिवृत्त, क्या है इतिहास, क्या है बेसिक। तो कल हमने बहुत सारी चीज़ों को इसमें मिलजुल कर पढ़ लिया और वाइन को देख लिया। और तुर्की और जो फारसी शासक हैं वो रहे हैं, ठीक, उनको हमने पढ़ा और देखा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें की गई हैं, ठीक, और कैसे हमने इनको देखा गया। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़े, शुरू करता है। जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा है कि पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार की भी प्रकार शामिल है। मुगल बादशाह के समान ही घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहास में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्र के माध्यम से दृश्य के रूप में वर्णित किया गया। जब किसी पुस्तक की घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे सुलेखक या उसके आसपास की पृष्ठों को खोलिए छोड़ा जाता है। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग अलग रूप से परिहित में उतारा जाता है। देख, ये लघु चित्र हैं जिन्हें पांडुलिपियों के पृष्ठ पर आसानी से लगाया जाता है। और देखो, चित्र को न केवल किसी पुस्तक और सौंदर्य के बढ़ावा देने के लिए बल्कि लिखित माध्यम से भी राजा और राजा की शक्ति के विषय में बात की जा सकती है। ऐसे विचारों का संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी की एक जुदाई कला के रूप में वर्णित किया है। उसकी राय में यह कला निर्जीव वस्तुओं को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जिसमें उसे जीवन हो। कैसा हो? इसमें उसका जीवन हो। इस रूप में भी वो उसको देख सकती है, इस रूप में भी उसको व्यक्त कर सकती है, उस रूप में भी उसको दिखाई दे सकती है। क्लियर है? देख लिया? बादशाह और उसके दरबार में हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचनाओं को लेकर शासक और मुगल रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों अथवा उलेमाओं के बीच निरंतर तनाव रहा। उलेमाओं ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन की एक ऐसी प्रसंग वर्णित है जिसमें प्रतिष्ठित मानव के रूप में चित्रित किया गया, यानी कि ऐसे काम जो उन्होंने किए हैं उनको उसके रूप में चित्रित किया गया। इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया। इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूप का चित्रण को मनमाही करते हैं उल्लेखित किया है। ऐसा करने से यह लगता है कि कलाकार की रचनाओं की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो क्रिएटिव है, जिसको रचता है, उनको अपने हाथ में लेना। ये एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर ही करता, और कह रहे वो ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि ऐसे कार्य केवल क्या करता है? ईश्वर ही करता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा आगे। अब आपको बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई देंगी किस तरीके से जो इतिहासकार है लिखने का काम करते हैं।
और हम इनको देखते हैं कि लिखते कैसे। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ठीक, आगे बढ़ जाए। लिख लिया। इस लघु चित्रकला में चित्रित मुगल पांडुलिपियों की रचना में संलग्न अलग अलग कार्यों की पहचान की। इसमें अलग अलग कार्य दिए गए हैं और साथ में उनकी पहचान दी गई है। इस तस्वीर की प्रशंसा में अबुल फजल चित्रकार को बहुत सम्मान देता है। किसी भी चीज का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाती है। अपनी युवावस्था में एकदम शुरुआती दिनों में महामहिम ने इस कला को अपनी अभिरुचि व्यक्त की है। इस अध्याय में वे मनोरंजन व दोनों का ही समाधान मानते हुए हर कला को संभव और प्रोत्साहन देते हैं। चित्रकलाओं की एक बड़ी संख्या इस कार्य में लगी है, जो हर हफ्ते शाही कार्य के अनेक निरीक्षक और लिपक बादशाहों के समान प्रत्येक कलाकार और कार्य प्रस्तुत करती है। इस महामहिम के प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पर इनाम देते हुए अब कलाकारों के मासिक रूप से वृद्धि करते हुए अब सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्रकार भी ले लगे। वासिदा जैसे चित्र में अत्यंत कलाकारी को यूरोप के चित्रकार के उच्च कार्यों के समक्ष ही रखा जाता है। कैसी है? जैसे और चित्रकार हैं यूरोपियन की तरह, उसी के समक्ष रखा गया। उन्हें विश्व में व्यापक ख्याति अर्जित कर ली है। ब्योरे सक्षम न्यूनतम प्रस्तुतिकरण निर्भयकरण अब एक चित्र में दिखाई पड़ते हैं। अतुल्य यह है कि यहाँ तक का निर्जीव वस्तुएं भी प्रमाण होती। 100 से 200 से अधिक चित्र इस कला का प्रतिशत कला हो गया है। हिंदू कला को इस बात तौर पर सही है कि उनके चित्र वस्तुओं की हमारी परिकल्पनाओं में कहीं परे है। वस्तु पूरे विश्व में कुछ लोग ही उनके समान पाए जाते हैं। कैसे? कुछ उनके समान जो है वो सारी चीजें पाए जाती। ठीक है, क्लियर है? देख लिया, मनोरंजन वाली चीजों को पढ़ लिया। आगे बढ़ जाए। और प्रत्येक भाषा के समान कला और मांस का प्रस्तुतिकरण क्या है? देख लिया, आगे बढ़े। किंतु समय के साथ शरियाओं की व्याख्या में बदलाव आया। शरिया मतलब मुस्लिम धर्म का जो कानून है, उसमें विभिन्न सामाजिक समूह ने इस्लामी परंपराओं के ढांचे की अलग अलग तरीके से व्याख्या की। अब हर लोग क्या कर रहे हैं? अपने तरीके से उसको व्याख्या करने लगे। जब आप किसी चीज का अपने मन मुताबिक एक्सप्लेनेशन करोगे तो उसकी चीजें जो है मूलभूत चीजें बदल जाती। ऐसे ही कुछ यहाँ हुआ। प्रत्येक समूह ने इस परंपराओं की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जिससे राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज्यादा मेल खाती थी। शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था। उसी समय कई एशियाई क्षेत्रों में शासकों में नियत रूप से कलाकार और उनके चित्र तथा उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया गया। उदाहरण के लिए ईरान के सूफियों और राजाओं के दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाओं के संरक्षण प्रदान है। चित्र के नाम पर सफीवाद दरबार में संस्कृत प्रसिद्ध चारों ओर फैलने लगी और बहुत योगदान दी। ठीक, ईरान से भी कलाकार मुसलमान भारत आने में सफल हुए। कुछ को तो मुगल दरबार में लाया गया, जैसे मीर सैयद अली और अब्दुल समद। क्या लाया गया? मीर सैयद अली और अब्दुल समद को। बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक स्थान साथ देने के लिए कहा गया।
अन्य संरक्षण और प्रतिष्ठित के अवसरों की तलाश में प्रवास किया गया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमानों की विचारधाराओं के प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के दृश्य के रोपण मुगल काल दरबार में तनाव बना हुआ। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उदित करता है, कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकार से घृणा करते हैं, पर ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूं जो घृणा करते हैं। मुझे लगता है कि कलाकार के पास खुद को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह महसूस होता है कि खुद की रचना का वह जीवन नहीं दे सकता, कि खुद की रचना है लेकिन बस वो उसको जीवन नहीं दे सकता। तो आप समझते हैं इस प्रकार की रचना है, कैसे वो रचित है, क्या क्या वो चीजें हैं, इनमें सारी चीजों को देखा गया और आपने उनको देखा है कि ये कैसे है और क्यों ये सारी रचनाएं। चलिए आगे बढ़े। अकबरनामा और बादशाहनामा। महत्वपूर्ण चित्र मुगल इतिहास में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा यानी कि राजा का इतिहास और प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे हैं। दोहरे पृष्ठ की लड़ाई और घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, तरवारी दृश्य आदि के चित्र हैं। कैसे हैं इन सब के जो चित्र हैं तो वो हमको यहाँ पर दिखाई दिए कि इतिहास क्या है, कैसे अकबरनामा है, अकबर की जो राजशाही है उसका जो इतिहास है वो उसमें लिखा है और उसको एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया गया है कि कैसे कुछ है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण जो है मुगल राजधानी आगरा में हुआ और वह अरबी, फारसी, यूनानी दृश्य सुफीवाद आपका निपात था। इससे भी वह एक प्रभावशाली, विविधि तथा स्वतंत्र चिंतक था, जिसने लगातार करसु उलेमाओं के विचारों को विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों का प्रवक्ता के रूप में उसे बहुत उपयुक्त पाया। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राजाओं को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त रखना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़ी विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उसको स्पष्ट रूप से अव्यक्त भी किया। कैसे कर दिया उसको? स्पष्ट रूप से आपका व्यक्त भी। 1589 में शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्ष तक कार्य किया। कितना किया अबुल फजल ने? 13 वर्ष तक अकबरनामा पर अपना कार्य किया। इस तरह इस दौरान कई बार उसने सुधार के प्रयास किए। इतिहास की घटनाओं में वास्तविक विवरण, वाकई शासकीय दस्तावेज तथा जानकारी व्यक्ति के मौखिक प्रमाण जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित था। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है। इसमें प्रथम 2 इतिहास है। पहले अकबरनामा जो है 1589 में लिखा गया, 13 वर्ष इसको लगे। अबुल फजल ने लिखा है और इसमें वास्तविक विवरणों को वाकई तरीके से अच्छे से उनको जानकारी दी है और 3 भाग में इसको बांटा है। ठीक है, उन तीनों भागों को हम लोग देख लेंगे कि वो तीनों भाग कैसे हैं, फिर उसने वो बांट रखा है। ठीक, ये हमको देखने का प्रयास करना है कैसे उसने उसको बांट दिया। क्लियर है? जैसे सबसे पहले आप देखिए, वह नामा है 3 भागों में बटा हुआ है। प्रथम 2 इतिहास हैं, ये जिसमें आपके 30वीं जिल्द है आईने अकबरी। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर का जीवन है और खगोलीय चक्र तक, यानी कि जब वो आपका 30 वर्ष का मानव जाति का इतिहास। दूसरी जिल्द में जो अकबर है, अकबर
46वें शासन में 1961 में खत्म होती है और अगले वर्ष ही अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ। कि सलीम ने कैसे षड्यंत्र करा है उसको दिखाया गया है। सलीम के सिपा सलार वीर सिंह बुंदेला की हत्या कर दी। जो वीर सिंह बुंदेला थे ये बड़े स्ट्रेटेजिकल चेंज थे, क्योंकि किसकी तरफ से? सलीम, बादशाह सलीम की तरफ से। उसी को उसमें दिखाया। तो आपको समझ आएगा क्या कुछ कहानी का इतिहास है, कैसे कुछ हो रहा है। ठीक ठीक है, क्या आपको समझ आया? चलिए देख लिया। तो इस तरीके से पूरा अकबरनामा की क्या स्थिति है ये आपने देख ली। फिलहाल इतना, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का, आप उससे पूछ लें। ठीक है, और देख लिया। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका इतना ही करेंगे। अकबरनामा के इतिहास पढ़े और कैसे उसको आपका बांटा गया है, क्या चीजें हैं, हमने उनको जानने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत